हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है ओपन। इसका मतलब आंद्रे अगासी की आत्मकथा। इनका लेखक का नाम है आंद्रे अगासी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। ओपन दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक आंद्रे अगासी की आत्मकथा है। इस किताब में अगासी बताते हैं कि टेनिस की शुरुआत उन्होंने कैसे की और क्यों उन्हें इस खेल में नफरत थी। यह किताब हमें अगासी के बचपन से लेकर उनकी अब तक की ज़िंदगी की कहानी बताती है। यह बुक किसके लिए है? वे जो अगासी के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो टेनिस या स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, वे जो ऐतिहासिक खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? खेल कूद की दुनिया में बहुत से महान एथलीट हुए हैं जिन्होंने यह करके दिखाया है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इन खिलाड़ियों की ज़िंदगी में हमें यह दिखाती है कि किस तरह से एक व्यक्ति खुद को सबसे बेहतर बना सकता है। आत्मकथाएं हमें बताती है कि कामयाब होने वाले लोगों ने किस तरह से समस्याओं का सामना किया। यह किताब एक टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है, जिससे वे बताते हैं कि इस खेल को लेकर उनकी ज़िंदगी में क्या समस्याएं आई थी। यह किताब हमें बताती है कि उनका बचपन किस तरह से टेनिस खेलते हुए बीता और किस तरह से उन्होंने दुनिया के महान खिलाड़ियों में अपना नाम लिखा। इसे पढ़कर आप सीखेंगे अगासी को टेनिस से नफरत क्यों थी, अगासी कौन सी बीमारी के साथ पैदा हुए थे, अगासी किस तरह से टेनिस में फिर से अपना मन लगा पाए। अध्याय नंबर 2। अगासी का पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थी। हर माता पिता को यह उम्मीद होता है कि जो वे हासिल न कर सके वे उनके बच्चे हासिल करें। अगासी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके पिता ने उनके टेनिस खेलने के लिए एक मशीन बनाई थी जो एक तोप की तरह उन पर बॉल फेंकती जाती थी। अगासी 7 साल की उम्र से ही टेनिस खेल रहे थे। अगासी के पिता को बचपन से ही एक टेनिस प्लेयर बनना था। तेहरान में उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिकों को यह खेल खेलते हुए देखा था, लेकिन उनके पिता के साथ टेनिस खेलने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने बॉक्सिंग का रास्ता चुना। 1948 और 1992 में वे ईरान की तरफ से ओलंपिक तक पहुंच चुके थे, लेकिन वे कभी भी मेडल नहीं जीत पाए। उनके पिता ने फैसला किया कि उनका बेटा वो काम करके दिखाएगा जो वे नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक मशीन बनाई जिसका नाम अगासी ने ड्रैगन रखा क्योंकि यह सारे काम उनसे ज़बरदस्ती करवाए जाते थे, इसलिए उन्होंने टेनिस और ड्रैगन से सख्त नफरत थी। उनके पिता उन्हें बहुत मारा करते थे, इसलिए अगासी के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अध्याय नंबर 3। निक बुलेटेरी टेनिस स्कूल में अगासी ने अपने टेनिस करियर की शुरुआत की। अगासी चाहते थे कि वे किसी तरह अपने पिता से छुटकारा पा जाए, लेकिन यह होना संभव नहीं था। समय के साथ उनकी काबिलियत बढ़ने लगी। जब वे 9 साल के थे तो उन्होंने एक फुटबॉल प्लेयर जिम ब्राउन को टेनिस में हरा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को भी इसमें हरा दिया। वे अपने से बड़ी बड़ी उम्र के लोगों के साथ खेला करते थे और उनसे जीतने के लिए आम बात हो गई थी। उनकी बढ़ती काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें निक बुलेटेरी टेनिस स्कूल में दाखिला दिला दिया, जहां पर रहने और खाने की बहुत बुरी व्यवस्था थी। उन्हें लोहे के बेड पर सुलाया जाता था और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह के हालात में बच्चे तंग आकर आपस में ही लड़ाई कर लिया करते थे। वहाँ पर 1 साल रहने के बाद अगासी को लगा कि अब वे बहुत सह चुके हैं, इसलिए वे शराब पीने लगे और नियमों को मानने से इनकार करने लगे। लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वे सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक थे। एक दिन जब बातें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अगासी ने बुलेटेरी से झगड़ा कर लिया। उसने कहा कि वे उसे प्रोफेशनल टूर्नामेंट में खेलने क्यों नहीं देते। बुलेटेरी को लगा कि वह सही बोल रहा है और इसके बाद वे उनके पहले कोच बन गए। अध्याय नंबर 4। अगासी को टेनिस से बहुत नफरत थी, लेकिन वे इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे। 29 अप्रैल 1986 में अगासी फ्लोरिडा मास्टर्स टूर्नामेंट में हार गए। उस दिन उन्हें दूसरे स्थान पर आने के लिए $1100 दिए गए, जो वे लेना नहीं चाहते थे। उन्हें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसे लेने का मतलब वे अपनी पूरी ज़िंदगी टेनिस के नाम कर देंगे। लेकिन उन्होंने वो पैसे ले लिए।
टेनिस चैंपियनशिप में आने के बाद अगासी दुनिया घूमने के लिए निकल पड़े। उन्होंने नाइक के साथ $20,000 की डील साइन की थी, जिसने उनकी इसमें मदद की। वे जब रोम में पहुंचे तो वहां की कला उन्हें बहुत अच्छी लगी। वे सब कुछ छोड़कर वहीं पर रहना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। अगासी को पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया गया था। उन्हें टेनिस के अलावा और कुछ नहीं आता था और टेनिस से वे बहुत नफरत करते थे। मजबूरन उन्हें टेनिस ही खेलना पड़ा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे असल में कौन हैं। वे अंदर से कुछ और बनना चाहते थे, किसी और तरह की ज़िंदगी जीना चाहते, लेकिन बाहर से उन्हें वो ज़िंदगी जीना पड़ रही थी जिससे वे बहुत नफरत करते थे। 1987 में उन्होंने पैट कैश को हराकर एक शानदार जीत हासिल की, लेकिन यह जीत उन्हें हार लग रही थी। उन्हें लगता ही नहीं था कि वे एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद वे इवन लैंडल से बुरी तरह हार गए। अध्याय नंबर 5। अगासी को आने वाले वक्त में कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले। 1987 में अगासी ने अपना पहला टूर्नामेंट जीता, जिसके लिए उन्हें $90,000 दिए गए। इस समय वे सिर्फ 17 साल के थे। 1988 में भी उन्होंने बहुत सी जीतें हासिल की, लेकिन इसके बाद वे मैट्स विलेंडर से 5 सेट में हार गए। विलेंडर दुनिया का तीसरा सबसे बेहतर खिलाड़ी था और उसने अगासी को फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में हराया था। इस हार के बाद अगासी के एस्टिमेना को ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। अगासी को यूनिवर्सिटी ऑफ वेक्स में मिल गई रईस मिले, जो कि उनके ट्रेनर और उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी बने। अगासी अक्सर उनके घर पर खाना खाने जाते थे। रईस की पर्सनालिटी बहुत बड़ी थी, साथ ही साथ अगासी के लिए उनका दिल भी बहुत बड़ा था। उन्होंने अगासी को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरह के वर्कआउट तैयार किए और उन्हें हर तरह से बेहतर बनाने की कोशिश की। उनके अलावा अगासी जॉन पेरेटी से मिले, जो कि लास वेक्स चर्च के पादरी थे। इनके साथ रहकर अगासी ने ज़िंदगी को एक अलग नज़र से देखना शुरू किया। पेरेंटी ने उन्हें बताया कि उनका असल वजूद क्या है। उन्होंने अगासी को उनकी समस्याओं से लड़ने में मदद की। उनकी मदद से अगासी खुद को समझने लगे। जब रईस और पेरेटी जैसे लोग अगासी की ज़िंदगी में आ गए तो अगासी के खेल में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। वे पेरेंटी को खेल के मैदान में ले जाया करते थे ताकि उन्हें खेलने का हौसला मिल सके। फिर 1989 के यूएस ओपन में अगासी ने जिम्मी कॉनर्स को 5 सेट मैच में हराया। अध्याय नंबर 6। 1992 में विंबलडन की जीत के बाद लोगों को लगने लगा कि अगासी वाकई एक होनहार खिलाड़ी है। अगासी एस्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस नाम की एक बीमारी के साथ पैदा हुए थे, जिसमें उनके रीढ़ की एक हड्डी अपनी जगह से हट गई थी। इसका दर्द कभी कभी उन्हें बहुत परेशान करता था। रईस ने खास तरह की एक्सरसाइज बनाई, जिसे करके अगासी को काफ़ी हद तक राहत मिली। रईस उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। वे उनके लिए एक कोच से ज़्यादा थे। वे उनके लिए गिल वाटर नाम की एक ड्रिंक बनाया करते थे, जिसे पीने के बाद अगासी को बहुत ताकत मिलती थी। अगासी ने अब तक ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था, लेकिन 1992 में विंबलडन टाइटल में उतरे। यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की, जिसे मीडिया उनकी तरफ खींचा चला आया। इस जीत के बाद लोगों ने यह महसूस किया कि अगासी के अंदर वाकई टेनिस खेलने का हुनर है। यह तो वक्त था जब उनके पिता की आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन बोलेटेरे को भी अगासी को ट्रेन करना नहीं आया था। वे उन्हें हार से उभार नहीं पाते थे और ना ही टेनिस के लिए उनकी मानसिकता पर अच्छे से काम कर पाते थे। इसलिए उन्होंने बोलेटेरे को हटाकर ब्रैड गिलबर्ट को अपना कोच चुना। गिलबर्ट के पास अगासी को सिखाने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने अगासी को सिखाया कि किस तरह से वे अपने सामने वाले को थकाकर उसे गलती करने पर मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने अगासी को प्रेरित किया ताकि वे अच्छे से टेनिस पर ध्यान दे पाए। अध्याय नंबर 7। अगासी की पहली शादी ब्रूक सिल्डर के साथ हुई। अगासी को काफ़ी समय में ब्रूक सिल्डर अच्छी लगती थी। वे उस समय की एक्ट्रेस थी। जब अगासी विंबलडन में कामयाब हुए तो उन्हें व्हाइट हाउस में जाने का मौका मिला था और साथ ही ब्रूक शील्ड से भी मिलने का मौका मिला था। जब वे ब्रूक शील्ड से मिले तो वे उन्हें डेट करने लगे, लेकिन वे उनसे कुछ भी कहने से बहुत घबराते थे। अगासी के घबराने का एक वजह था कि वे गंजे हो रहे थे। उन्हें बार झड़ रहे थे और वे विग लगाकर चला करते थे। यह विग एक दिन उनके एक मैच से पहले ख़राब हो गया। फिर उन्होंने पिन लगाकर इसे जोड़ा। इसे मैच के वक्त उनका ध्यान भटकने लगा और वे हार गए। जब वे शील्ड को तीसरी बार डेट पर ले गए तो उन्होंने उनसे यह बात बताई कि शील्ड ने कहा कि उन्हें
इससे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद सिल ने उन्हें एक दूसरा हेयर स्टाइल दिया, जिससे अगासी का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने इस नए हेयर स्टाइल के साथ 1995 के ऑस्ट्रेलिया ओपन में पीट सैम्प्रस को हराया। सिल्डर और अगासी एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ समस्याएं थी। सिल्डर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगासी हारने के बाद इतना डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि खेल में हार जीत तो होती रहती है और हर बार हारने पर अगासी का मूड खराब हो जाया करता था। यह बात सिल्डर को अच्छी नहीं लगती थी। इन परेशानियों के बाद भी अगासी को सिल्डर ने 1987 में शादी कर ली, लेकिन इसके बाद अगासी और परेशान रहने लगे। वे हर बार अपने मैच हार जा रहे थे, क्योंकि सिल्डर उन्हें इस मामले में सहारा नहीं दे पाती थी। इसलिए वे अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ समय बिताने लगे। अध्याय नंबर 8। जब अगासी ने एक स्कूल खोला तब उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक मकसद मिला। अगासी की शादी के बाद उनके शरीर में से एक ड्रग निकला और उन्हें टेनिस से बैन कर दिया गया। इसके बाद अगासी की रैंकिंग 141 पर आ गई। अगासी ने फैसला किया कि वे फिर से नंबर 1 पर पहुंचकर दिखाएंगे। वे इसके लिए मेहनत करने लगे। अगासी ने 2 साल तक जमकर मेहनत की ताकि वे उस ड्रग के असर को अपने शरीर से बाहर निकाल सके। इसके साथ ही उन्होंने 1998 में एक स्कूल खोला जिसका नाम आंद्रे अगासी कॉलेज प्रिपरेटरी स्कूल था। इस स्कूल का मकसद था लास वेगन के उन बच्चों को पढ़ाना जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अगासी को अपना स्कूल न जाना हमेशा तकलीफ देता था और वे नहीं चाहते थे कि यह और किसी के साथ हो। जब उस स्कूल का उद्घाटन हो रहा था तो शील्ड्स वहाँ नहीं थी। इसके कुछ समय के बाद उनकी अगासी तलाक हो गया। उनके कोच गिलबर्ट ने उन्हें काफ़ी संभाला। गिलबर्ट जानते थे कि 1999 में अगर अगासी फोकस कर पाएंगे तो वे अपने टेनिस के करियर पर फिर से महारत हासिल कर पाएंगे। गिलबर्ट के अलावा उस स्कूल से भी अगासी को काफ़ी हौसला मिला। उस स्कूल की मदद से वे खुद को कोसना बंद कर पाए। उस स्कूल ने उन्हें खेलते रहने की एक वजह दी। अगासी के पास अब सबसे ऊपर पहुंचने की बहुत अच्छी वजह थी। अध्याय नंबर 9। अगासी की दूसरी शादी स्टेफी ग्राफ के साथ हुई, जो उनके लिए एक अच्छी पार्टनर साबित हुई। अगासी की मुलाकात स्टेफी ग्राफ से उनके बीच गिलबर्ट की वजह से हुई। गिलबर्ट जानते थे कि अगर वे किसी तरह से उन दोनों की पहली बार मिलवा सके तो वे एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। ग्राफ के हालात भी काफ़ी हद तक अगासी से मिलते थे। गिलबर्ट ने अगासी के प्रैक्टिस कोर्ट के ग्राफ के बगल में बुक किया। जब वे पहली बार मिले तो उनसे कुछ खास बात नहीं हुई। ग्राफ का एक बॉयफ्रेंड था और वे काफ़ी समय से साथ थे, लेकिन ग्राफ के पिता ने भी अगासी के पिता की तरह उसे ज़बरदस्ती इस खेल में उतारा था। वो अगासी की तकलीफ को समझ पाते थे। उन्हें पता था कि जब कोई यह खोजने की कोशिश करता है कि यहाँ पर आने का उसका मकसद क्या है तो उसे कैसा लगता है। जैसा गिलबर्ट ने सोचा था, वो असल में एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनके कैरियर और उनके हालात एक दूसरे से बहुत मिलते थे और इसलिए वे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते थे। विंबलडन में वे दोनों ही जीत गए और फ्रेंच ओपन में दोनों ही हार गए। इसके बाद वे डेट पर गए। विंबलडन में जीत हासिल करने के बाद ग्राफ ने कहा कि वे अब रिटायर हो रही है, लेकिन अगासी को फिर से सबसे ऊपर पहुंचना था। 1999 के यूएस ओपन में ग्राफ ने अगासी को टोड मार्टिन के साथ 5 सेट में जीतते हुए देखा। उन्हें हराकर वह पीट सैम्प्रस से आगे निकल गए, लेकिन अगासी अब 30 साल के हो गए थे। उनके शरीर अब जवाब दे रही थी, साथ ही उनके कमर की समस्याएं भी अब कुछ ज़्यादा गंभीर हो रही थी। लेकिन 2000 के ऑस्ट्रेलिया ओपन में अगासी फाइनल तक पहुंच गए। अध्याय नंबर 10। अगासी ने 2006 में अपना आखिरी मैच खेला। 2001 में ग्राफ और अगासी की एक बेटी हुई जिसका नाम जेडन रखा गया। उस साल अगासी पूरे जोश के साथ खेलने के लिए उतरे थे, लेकिन अपनी ढलती उम्र की वजह से वे पीट सैम्प्रस को हार गए। लेकिन 2003 में जब अगासी की दूसरी बेटी जेस इल हुई तो अगासी को फिर से खेलने का हौसला मिला। उन्हें दर्द तो हो रहा था, लेकिन वे फिर से खेले जा रहे थे। उसी साल अगासी ने अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। इतनी ज़्यादा उम्र में इस जीत को हासिल करने वाले कुछ खिलाड़ियों में से वे एक थे। उनके कमर की हालत ख़राब हो ही जा रही थी और उन्हें कुछ ज़्यादा आराम की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन फिर भी 2004 में सिनसिनाटी और 2005 में मर्सिडीज बेंज कप जीत गए। 2006 का यूएस ओपन अगासी का आखिरी टूर्नामेंट था। यह वो वक्त था जब राफेल नाडाल और रोजर फेडरर का वक्त आ रहा था। उन्हें हरा पाना अगासी के लिए नामुमकिन था। उनकी कोई भी कमजोरी अगासी को समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद वे रिटायर हो गए। अगासी को जीने की बहुत सी वजह मिल चुकी थी।
उनका स्कूल, उनकी बेटियों और उनकी पत्नी ने उन्हें आगे जाने का हौसला दिया। वे अब भी यह खोज रहे थे कि उन्हें आखिर इस ज़िंदगी में से और क्या चाहिए। वे अब इस बात को समझ गए कि इस तलाश का कोई अंत नहीं है, यह उनकी मौत के साथ ही ख़त्म होगा। ज़िंदगी खुद एक सफ़र है और इसमें चलते रहना ही हर किसी का मकसद है। कुल मिलाकर अगासी बचपन से ही टेनिस खेलते थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें इससे बहुत नफरत थी। अपने पिता के डर की वजह से वे इस खेल में उतरे और दुनिया को दिखाया कि उनमें वाकई हुनर है। हालांकि शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि वे टेनिस से नफरत करते थे, लेकिन रईस और पेरेटी से मिलने के बाद उनके खेल में काफ़ी सुधार आया। वे दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक बने।